ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम फिर कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान भाग 1 के प्रथम अध्याय शीत युद्ध के दौर पर जो हमारी चर्चा चल रही थी, इससे पूर्व 3 अलग अलग बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज चौथे बिंदु पर हम चर्चा करेंगे और आज का जो हमारा संबोध रहेगा, बिंदु रहेगा, वह है गुटनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उसका जानेंगे कि उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसका अर्थ क्या है, ऐसे कौन से कारण विद्यमान हुए जिनके कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा हुआ, और फिर हम उसकी वर्तमान समय में जो उसकी प्रासंगिकता है उस पर भी बात करेंगे कि आज के समय में वह प्रासंगिक है। तो आइए शुरू करते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसके अंतर्गत आज जो हमारी जिन बिंदुओं पर हमारी चर्चा रहेगी वह है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पृष्ठभूमि, गुटनिरपेक्षता का अर्थ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत, उसका संगठनात्मक ढांचा, शिखर सम्मेलन जो अब तक हुए हैं, हम आंदोलन की उसकी समीक्षा भी करेंगे और आंदोलन की प्रासंगिकता पर भी बात होगी। तो ये आप जो चित्र देख रहे होंगे, ये वो 5 विभूतियाँ हैं जिनके द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन को खड़ा किया गया, तैयार किया गया। आइए शुरू करते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, आखिर वो कौन से कारण थे, आखिर ऐसी कौन से कारण थे जिनके कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा हुआ। तो इस आंदोलन का जो जन्म है या जनक जो है वो शीत युद्ध के दौर का वातावरण है। आप अच्छी भली भांति जानते हैं कि शीत युद्ध के दौरान दुनिया 2 गुटों में बंट गई थी। एक गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, जो अपने आप को पूंजीवादी और उदारवादी कहता था, और जो ये मानता था कि उसका कर्तव्य है कि वो दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना करे, उदारवाद की स्थापना करे। और दूसरी तरफ साम्यवादी रूस, जो अपने आप को समाज का सच्चा हित पोषक मानता था, एक गुट का नेतृत्व वह कर रहा था। और दोनों ही गुट दुनिया के छोटे बड़े देशों को अपने साथ शामिल करने का भरसक प्रयास कर रहे थे। और जैसा कि चीन के एक शासक हुए माओ, उन्होंने कहा था कि दुनिया में 2 ही सड़कें हैं, एक अमेरिका की तरफ जाती है और दूसरी रूस की तरफ जाती है, तीसरी कोई सड़क नहीं है। कहने का मतलब उस समय लोगों के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं था। तो ऐसे समय में अस्त्र शस्त्रों की हो रही थी। दोनों ही महाशक्तियाँ जो हैं वो अस्त्र शस्त्रों की होड़ कर रही थी, सैनिक गुटों का निर्माण कर रहे थे, और दुनिया पर जो है तीसरे महायुद्ध का खतरा निरंतर बना हुआ था, मंडरा रहा था अभी। और ये वो दौर भी है जब बहुत सारे राष्ट्र, ब्रिटेन या फिर अन्य राष्ट्रों जो यूरोपीय राष्ट्र हैं, उनकी चुंगल से स्वतंत्र हो रहे थे, नवस्वाधीन हो रहे थे। और बहुत सारे राष्ट्र उस समय एशिया और अफ्रीका के, लातिन अमेरिका के इस बात के लिए संघर्षरत थे, प्रयास कर रहे थे कि वो स्वतंत्र हों, स्वाधीनता उनको प्राप्त हो। तो इस तरह से जो दुनिया है उसको हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। एक तरफ अमेरिका पूंजीवादी गुट का जो नेतृत्व कर रहा है, जो अपने आप को लोकतांत्रिक और उदारवाद का समर्थक कहता है, उसको पहली दुनिया कहा जाता था। जबकि रूस साम्यवादी, जिसको दूसरी दुनिया कहा जाता था। और ऐसे देश जो नए नए अभी स्वतंत्र हो रहे थे और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, इन्हें तीसरी दुनिया कहा जाता था। तो ये जो तीसरी दुनिया के राष्ट्र हैं, ये अपनी स्वतंत्रता को इन महाशक्तियों के साथ गठबंधन करके गिरवी नहीं रखना चाहते थे। स्वाभाविक है, जैसा आप जानते हैं कि अभी अभी उनको स्वतंत्रता मिली थी और वो अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहते थे। अगर वो पुनः किसी गुट के साथ सम्मिलित होते हैं तो निश्चित रूप से वो एक तरह से फिर गुलामी जैसा ही होगा, क्योंकि उनको अपनी स्वयं की उनकी जो संप्रभुता है उसका वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मतलब निर्णय लेने की कुछ क्षमता है, उसके लिए उनको उन गुटों के जो लीडर हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, सोवियत संघ हो, उन पर उनके अधीन रहना होगा। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी गुट में शामिल हो। और दूसरा, वो इसलिए भी नहीं चाहते थे कि अगर वो एक गुट में शामिल हो जाएं तो फिर
दूसरा गुट जो है नाराज़ हो जाएगा, और दूसरा गुट नाराज़ होने का मतलब कि आधी दुनिया से उनको नाराज़गी मोल लेनी पड़ेगी। और क्योंकि वो अभी नई नई स्वतंत्र हुए, उन्हें अपना विकास करना था, उनको अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए उनको सभी गुटों की आवश्यकता थी, यानी सभी राष्ट्रों की आवश्यकता थी। तो इसलिए वो बेवजह किसी से शत्रुता लेना भी नहीं चाहते थे। और असल में वे तो एक ऐसा विश्व चाहते थे जहाँ शांति हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, राष्ट्र के हितों और उनके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो। तो ऐसे माहौल में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है बड़ी अग्रणी भूमिका निभाई, और गुटनिरपेक्षता की अवधारणा को जो जनक है वो भारत को ही माना जाता है। और भारत में भी जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका इसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और न केवल अवधारणा को जन्म दिया, बल्कि पूरी दुनिया में एक आंदोलन के रूप में उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाने का भी उनके द्वारा काम किया गया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये नॉन अलाइनमेंट बैकग्राउंड। तो ये किस पर आधारित है? ये मूल रूप से 5 इसके सिद्धांत हैं, उन पर ये आधारित हैं। और जैसे ही पंचशील का जो सिद्धांत है, जो हमारी भारत की विदेश नीति का प्रमुख अंग है, मानी आप ये देख सकते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उस पर भारत की जो विदेश नीति है उसका पूरा पूरा जो है असर दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये स्वतंत्र, ये शांति का प्रतीक है, और ये वो लोग हैं, ये वो 5 महान विभूतियाँ हैं जिनके द्वारा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने पंचशील का सिद्धांत 1954 में जब चीन और भारत के मध्य मित्रता की संधि हुई थी, शांति संधि हुई थी, तो वहाँ पर 5 सिद्धांत तय किए गए थे, उसको पंचशील के सिद्धांत कहा जाता है। इसी प्रकार से तो ये बाकी के हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये मैप जो आप देख पा रहे हैं, तो ये वो राष्ट्र हैं जो 1961 में, जब हम आगे बात करेंगे, उस समय जो इसके में सम्मिलित हुए थे, तो उन राष्ट्रों का ये मानचित्र है। आगे हम बात कर रहे हैं कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो गुटनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज लिस्का एक विद्वान हुए, उन्होंने किया था, और वैज्ञानिक आधार पर भी समझने का भी प्रयास उन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम इसके लिए किया गया था। अगर हम भारतीय राजनीति की बात करते हैं तो भारत में इस शब्द का जो प्रयोग है, भारतीय राजनीति में इस शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले जो किया वो वीके मेनन ने किया था। वीके मेनन जो है मानी जवाहरलाल नेहरू के बाद वो दूसरी हैसियत के व्यक्ति थे, और 1958 से वो भारत के रक्षा मंत्री भी रहे थे। तो उनका इस पर मानी उन्होंने इस शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया था। तो अगर गुटनिरपेक्षता तो उसको कैसे समझें, तो जवाहरलाल नेहरू के जो जी के अनुसार ही समझें, तो गुटनिरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ यह है कि राष्ट्रों के को शीत युद्ध की खातिर बने सैनिक गुटों या गठबंधनों से दूर रहना चाहिए, अतः हम युद्ध से दूर रहना तथा शांति के पक्ष में अपना झुकाव व्यक्त करना चाहते हैं। तो अगर हम इसी को और थोड़ा सा सरल शब्दों में कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता का जो अर्थ है वो गुटों से दूर रहने की सकारात्मक और गतिशील विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा जहाँ हमें गुटों में नहीं रहना है। और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, सैनिकवाद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रंग भेद, यानी जितने प्रकार के भेदभाव हैं, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भेदभाव, उन सब का विरोध करना, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर, जो भारत की विदेशी नीति का प्रमुख अंग है, के आधार पर विश्व शांति के लिए निरंतर प्रयास करना ही जो है वो गुटनिरपेक्षता है। तो गुटनिरपेक्षता जो है इसकी शुरू में जब यह बात जब पहले सामने आई तो बहुत आलोचना इसकी भी, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि 1946 में हमारे यहाँ अंतरिम सरकार का गठन हुआ, और पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री थे। तो उन्होंने सबसे पहले ये बात रखी कि हम गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाएंगे। शुरू में बड़ी आलोचना हुई, रूस भी आलोचना करता था कि नहीं, भारत तो अमेरिका की तरफ जा रहा है, और उधर से अमेरिका का जो विदेश मंत्री डॉलेस था वो कहता था, वो जो है इसको अनैतिकता की नीति कहता था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि नीति क्या है। लेकिन जब 1950 में कोरिया संकट आया तो उस कोरिया संकट से स्पष्ट हुआ कि भारत ने दोनों ही महाशक्तियों की जो है आलोचना की। तो उससे स्पष्ट हो गया कि नहीं, असल में जो गुटनिरपेक्षता की नीति है उसका मतलब किसी गुटों से अलगाव की नीति नहीं है, ये एक पक्ष की नीति नहीं है, मतलब ये तटस्थता की भी नीति नहीं है कि तटस्थ का मतलब होता है चुप हो जाओ, मानी कुछ हाना या ना करना नहीं। इसका मतलब ये था कि जहाँ पर गड़बड़ियाँ होंगी, जहाँ गलतियाँ होंगी, और कोई भी राष्ट्र करे या दोनों ही महाशक्तियाँ करें तो उनकी आलोचना की जाएगी और उसका विरोध किया जाएगा। तो यहाँ पर ही कुछ फैक्ट भी दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको
देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई कैसे? तो उस पर जो गुटनिरपेक्षता की अवधारणा है का जनक, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि भारत को माना जाता है, और 1947 में नई दिल्ली में एशियाई सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसमें 28 राष्ट्रों ने भाग लिया। और उसमें नेहरू जी ने कहा था कि एशियाई राष्ट्रों के लोग जो हैं वह पश्चिमी राष्ट्रों से फरियाद लगाते रहें, अब ये अतीत की बात हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब अभी भी हम अपनी विकास के लिए और अपनी उनके लिए भाई पश्चिमी राष्ट्रों का मुंह ताकते रहें, नहीं, अब अतीत की बात हो जानी चाहिए, हमें उनके हाथों की अब कठपुतली नहीं बनना है। और मतलब वहाँ से स्पष्ट कर दिया कि भाई हमें अपना निर्णय स्वयं लेना है, हमें अब किसी महाशक्ति के साथ या किसी गुट के साथ सम्मिलित नहीं होना है। और फिर दूसरे एशियाई सम्मेलन जो 1950 में फिवाडो में हुआ, वहाँ पर भी इस गुटबाजी का जो है विरोध किया गया। यहाँ पर एक कोल्ड वार है, यहाँ पर इन्होंने कुछ आंकड़े आपको दे रखे हैं, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। फिर जो है अप्रैल 1955 में एक सम्मेलन होता है, बाडुंग सम्मेलन। बाडुंग इंडोनेशिया में है, एशियाई सम्मेलन वहाँ पर होता है। तो इस सम्मेलन में 29 राष्ट्रों ने भाग लिया और इस सम्मेलन में सभी राष्ट्रों ने ये सहमति व्यक्त की कि सैनिक गुटों से अलग रह करके विश्व शांति व सहयोग के लिए कार्य करेंगे। अफ्रीकी सम्मेलन में भारत से प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया से जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष है जोसेफ ब्राज टीटो, और मिस्र के शासक गमाल अब्दुल नासिर जो हैं, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और घाना के राष्ट्रपति थे वामे नक्रुमा ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो है वहाँ पर आधारशिला रखी। और 10 सिद्धांत वहाँ तय किए गए, जिनमें से 5 जो सिद्धांत थे वो जो पंचशील के सिद्धांत भारत के थे वो उन्हीं में से थे। शांतिपूर्ण सहस्तित्व की, एक दूसरे पर हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, आदि आदि। तो फिर 1956 में कि बुरनोई सम्मेलन में टीटो, नेहरू और नासिर ने फिर भाग लिया और यहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को एक संगठन के रूप में स्थापित करने की सहमति बनी। मतलब यह तय हुआ कि अब इसको एक संगठनात्मक रूप से इसका ढांचा तैयार किया जाए और इस पर जो है सहमति बनी। तो यहाँ पर जैसे दिखा रखा है। तो फिर जो है इसके जो जून 1961 में जो है 20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और इस बैठक में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के संगठन का ढांचा और सदस्यता की शर्तें तय की गई। और इसका मुख्यालय जकार्ता जो इंडोनेशिया में है, सेंट्रल जकार्ता, मध्य जकार्ता, केंद्रीय जकार्ता में है। और सांगठनिक रूप से इसके 2 अंग हैं। अगर अब हम इसके संगठनक को समझें तो इसके 2 अंग होता है, एक को कहते हैं समन्वय ब्यूरो और दूसरा होता है सम्मेलन। तो समन्वय ब्यूरो क्या है? तो समन्वय ब्यूरो इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कार्यकारी भुजा भी कहा जाता है। और सर्वप्रथम इसकी संख्या प्रारंभ में जब ये शुरू हुआ था तब इसकी संख्या 17 थी और 1983 में जो दिल्ली में शिखर सम्मेलन में हुआ उस शिखर सम्मेलन में इसकी संख्या बढ़ा करके 66 कर दी, जिसमें सबसे ज़्यादा एशिया से हैं सदस्य, फिर अफ्रीका से हैं, फिर लातिन अमेरिका से हैं और सबसे कम यूरोप से हैं। तो समन्वय ब्यूरो के कार्य तो करता क्या है समन्वय ब्यूरो? तो समन्वय ब्यूरो शिखर सम्मेलनों का मसौदा यानी प्रारूप तैयार करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करना, जो मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आते हैं उन पर विचार करना, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संगठन की कार्यवाही की वो क्या करता है, अगुवाई करता है। तो इस तरह से यहाँ पर इस साथ में कुछ फैक्ट हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये आपकी उत्तरों को लिखने में और ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, क्योंकि मेरे लिए सारा पढ़ पाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से सम्मेलन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, इसमें सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं और प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। प्रति साल में एक बैठक इसकी होती है और इनका कार्य जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों का जो व्यवहारिक रूप देना होता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संगठन की सदस्यता हेतु आवेदन करने वाले जो राष्ट्र हैं, मानी कोई नया राष्ट्र अगर उसमें इसको नाम भी कहा जाता है नॉन अलाइन मूवमेंट, अगर उसकी सदस्यता लेना चाहता है तो उसके लिए इसी सम्मेलन पर जो है इन्हीं सम्मेलन में उस पर विचार किया जाता है। और गुटनिरपेक्ष संगठन की सदस्यता चाहने वाले राष्ट्रों को जो चाहता है कि मैं सदस्य बनूं गुटनिरपेक्ष का, तो उसके लिए इन शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है कि एक तो सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हों, यानी उनकी स्वतंत्र नीति जो है विदेश नीति जो है स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी दूसरे के दबाव में वो फैसला ना लेते हों। दूसरा, स्वाधीनता आंदोलन, जो भी दुनिया में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे हैं उनका वो समर्थन करते हैं और उपनिवेशवाद का वो विरोध करते हैं। तीसरा, वो किसी भी प्रकार के सैनिक गुट में सम्मिलित न हो और यदि गलती से हो गए हों तो इस तरह से वो उनसे निकलने का प्रयास करें। अपने देश की भूमि पर महाशक्तियों के सैनिक ठिकाने
बनाने की अनुमति नहीं देंगे। यानी ये शर्त एक भी होनी चाहिए कि वो अपने यहाँ कभी भी जो महाशक्तियों के जो सैनिक अड्डे हैं उनको बनने नहीं देंगे और कभी भी महाशक्तियों के साथ जो गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये इसकी 5 मुख्य शर्तें हैं। जैसा हमने कहा कि नाम आया है इसलिए क्योंकि उसे दोनों गुटों के साथ सम्मिलित नहीं होना था, दोनों गुटों से दूर रह करके और दोनों गुटों में जो सम्मिलित राष्ट्र थे उनके साथ संबंध बनाते हुए अपना अपना विकास करना था। तो इस तरह से ये यहाँ पर 5 प्रिंसिपल ऑफ नॉन एलिमेंट ये भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो फिर जो है शिखर सम्मेलन, तो शिखर सम्मेलन जो है प्रति 3 वर्ष बाद जो है आयोजित किए जाते हैं। जो शिखर सम्मेलन होते हैं वो 3 वर्ष में होते हैं, प्रत्येक 3 वर्ष बाद आयोजित होता है। और शिखर सम्मेलनों में जो राष्ट्रों के सदस्य राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं अथवा शासनाध्यक्ष होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। इसमें 4 प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। एक तो होते हैं जो पूर्ण सदस्य हैं, दूसरे पर्यवेक्षक सदस्य होते हैं, तीसरे पर्यवेक्षक गैर राज्य सदस्य जो राष्ट्र नहीं है, और तीसरा अतिथि सदस्य। तो वर्तमान में गुटनिरपेक्ष संगठन के सदस्यों की जो संख्या है कुल मिलाकर के वो 120 है। और इसका जो 18वां सम्मेलन शिखर सम्मेलन है ये 25-26 अक्टूबर 2019 को जो है बाकू अजरबैजान में हुआ था। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रथम शिखर सम्मेलन की। जो प्रथम शिखर सम्मेलन है वो बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ और जो ब्रास टिटो थे, मार्शल टिटो भी इनको कहा जाता है, मार्शल टिटो ने ही इसकी अध्यक्षता की थी। तो 1961 में ही हुआ। तो बाडूम सम्मेलन के ठीक 6 वर्ष बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक शुरुआत होती है और इसमें 25 सदस्य राष्ट्रों ने तथा 3 पर्यवेक्षक राष्ट्रों ने उस समय भाग लिया और इसकी अध्यक्षता मार्शल टिटो ने की। इस सम्मेलन में 27 सूत्रीय घोषणा अपनाई गई जिन पर भाग लेने वाले जो सदस्य राष्ट्र थे उन्होंने अपनी सहमति उसमें व्यक्त की। तो महाशक्तियों से अपील की गई कि वे जो हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखें। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की वो यहाँ इसमें निंदा की गई। विश्व के हर भाग में जातीय और रंगभेद की नीति की आलोचना की गई और सभी जो पराधीन राष्ट्र हैं उनकी स्वतंत्रता दिए जाने की मांग की गई। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, अंगोला और कांगो में जो स्वतंत्रता आंदोलन उस समय चल रहे थे उनका समर्थन किया गया और वहाँ से मांग की गई कि जो विदेशी सेनाएं वहाँ पर हैं उन विदेशी सेनाओं को वहाँ से हटाया जाए और सभी अविकसित राज्यों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो उनके विकास के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं वो किसी तरह से विकसित राष्ट्र जो अक्सर बाधाएं उत्पन्न करते थे वो बाधाएं उत्पन्न की जाएं, ऐसी अपेक्षा की गई, अपील की गई। और तथा विकासशील देशों के लिए व्यापार की शर्तें न्याय संगत हों, ये भी मांग की गई। और 7वां जो था, हो सकता है आपको स्क्रॉल हो रहा है उसके नीचे ना दिखाई दे रहा हो, कि निशस्त्रीकरण का आह्वान तथा परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध की जो है इसमें मांग की गई। तो ये आप देख रहे होंगे ये थिंक टैंक ऑफ नॉन अलाइनमेंट हैं जिन के विचार से ये संगठन उपजा और इसके फीचर भी यहाँ पर दिए गए हैं कि फीचर क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता है कि नॉट टू अलाइन टू एनी ऑफ द पावर, ये मैं पहले ही बात कर चुके हैं उस पर। और इसी प्रकार से उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसके क्या करना चाहता है, गुटनिरपेक्ष करना क्या चाहता है। तो वो उस शीत युद्ध को समाप्त, उन सारे कारणों को समाप्त करना चाहता है जिनके कारण शीत युद्ध हो रहे हैं, वह आदि आदि बातें इसमें हैं। अब है गुटनिरपेक्ष सम्मेलनों का जो विवरण है वो इस प्रकार से है। तो जो प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ, इसमें 27 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाए गए। द्वितीय जो है 1964 में हुआ काहिरा, ये शांति स्थापना के लिए नागरिकों के स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकार और न्याय की मांग इसमें की गई। तृतीय 1970 लुसाका जाम्बिया में हुआ। चौथा 1973 अल्जीरिया में हुआ। नवीन आर्थिक प्रणाली, एक न्यू, हम आगे भी उसके बारे में पढ़ेंगे, एक नवीन आर्थिक प्रणाली की मांग की गई। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने, जो उस समय कुर्ट वाल्डहीम उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हुआ करते थे, उन्होंने इसमें भाग लिया था। तो ये नवीन आर्थिक प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है कि जो नव स्वाधीन राष्ट्र थे, जो विकासशील राष्ट्र थे, जिनको हम तीसरी दुनिया के राष्ट्र कह रहे हैं, तो उन्हें ये लगता था कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो राष्ट्र उनके साथ जो है उनके संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, उनका अपने संसाधनों पर उनका नियंत्रण नहीं है और इसलिए वो चाह रहे थे कि एक नई आर्थिक प्रणाली की जो है उन्होंने इसीलिए मांग की। उस पर आगे हम अगले वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। 5वां 1976 में कोलंबो श्रीलंका में हुआ, जो इसमें एशिया महाद्वीप में ये पहला सम्मेलन था जब एशिया महाद्वीप में क्या हुआ था, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ था। छठा जो है वो 1979 में हवाना क्यूबा में हुआ। फिदेल कास्त्रो जो क्यूबा के राष्ट्राध्यक्ष थे, राष्ट्रपति थे, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। तो
उनके कारण ये विभाजन के कगार पर पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने अमेरिका का खुला खुला समर्थन कर दिया था और इसके कारण गुटनिरपेक्षता आंदोलन जो है विभाजन के कगार पर पहुंच गया था। और ये एकमात्र ऐसा भी पहला सम्मेलन था जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने जो है भाग नहीं लिया। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो चौधरी चरण सिंह थे, और क्योंकि उनको लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं था, अपने उसमें उलझे हुए थे, तो इस कारण से उसमें भाग नहीं ले पाए। इसके बारे में एक बात और ये भी है कि जब ये विखंडन की स्थिति में पहुंच गया था तो उस समय भारत में बाद में जो प्रधानमंत्री हुए, क्या नाम है, मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई ने जो है सच्ची एवं असली गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो है उस समय बात की थी। तो इसी प्रकार से जो 7वां है 1983 में वो दिल्ली में हुआ। इसमें समन्वय ब्यूरो की जो सदस्यों की संख्या है वो 17 से बढ़ करके उसको जो है 17 से बढ़ाकर उसको 76 कर दिया गया। इसी तरह से और इसी सम्मेलन में इंदिरा गांधी ने ये भी कहा था कि ये जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन है ये विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा आंदोलन है। तो 8वां जो सम्मेलन है वो 1986 में हरारे जिम्बाब्वे में हुआ। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दक्षिण अफ्रीकी कोष के गठन का इसमें सुझाव दिया था। फिर 1990 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में एक और सम्मेलन होता है, उसमें राजीव गांधी ने फिर से पृथ्वी रक्षा कोष के गठन का सुझाव दिया। 19 और बहुत सारी बातें हुई, केवल ये एक बात नहीं हुई यहाँ पर। मेन आपको जो बात कर रहा हूँ उस पर बात हो रही। 10वां जो है 1992 में हुआ जकार्ता इंडोनेशिया में। तो भारत ने नाम का मतलब है नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बनाए रखने पर जोर दिया। अब यहाँ पर ये बात क्यों आई होगी? इसलिए आई क्योंकि आप जानते हैं कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था और बहुत सारी इस पर भी चर्चा होने लगी थी, क्योंकि अब तो जब दो गुट ही नहीं रहे तो अब गुटनिरपेक्षता का मतलब ही क्या है। पर भारत के द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि नहीं, इसके भी भविष्य में भी क्या रहेगी, आवश्यकता रहेगी, अब इसको अपना रूप बदलना चाहिए और नई समस्याओं पर जो है विचार करना होगा। फिर 11वां जो है 1995 में कार्टिजिना कोलंबिया में हुआ। फिर 12वां 1998 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। 2 प्रमुख मांगे वहाँ पर थी कि एक तो परमाणु मुक्त विश्व हो और दूसरा जो सुरक्षा परिषद है उसका, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसका लोकतांत्रिकरण किया जाए। फिर 13वां जो है 2003 में कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। नाटो और अमेरिका की दादागिरी का इसमें विरोध किया गया। फिर 14वां जो है 2006 हवाना क्यूबा में हुआ। दक्षिणी कोष की स्थापना की गई और सदस्य राष्ट्रों की संख्या बढ़ करके जो है 118 हो गई। फिर 15वां 2009 शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। फिर 16वां 2012 तेहरान ईरान में हुआ। और फिजी और अजरबैजान को इस समय सदस्यता दी गई थी और इस तरह से सदस्य राष्ट्रों की संख्या जो बढ़ करके 120 हो गई, जो वर्तमान तक है। 17वां शिखर सम्मेलन जो है 2016 में हुआ। पर्ल मार्गरीटा द्वीप है वेनेजुएला में, वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन आदि पर चर्चा हुई। और इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो प्रधानमंत्री ने न करके बल्कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किया। फिर 18वां सम्मेलन जो है वो 2019 में जो है 25-26 अक्टूबर को हुआ, बाकू अजरबैजान में हुआ। और विश्व शांति, सहअस्तित्व, पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा की गई। इसमें भी जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया और भारत का प्रतिनिधित्व जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। तो अब क्योंकि हम ही देख रहे हैं कि मोदी जी अभी तक लगातार 2 बार इससे किनारा करते रहे, तो बहुत सारे ये कह रहे हैं कि भारत के लिए शायद ये अब अप्रासंगिक हो गया है या इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, तो उस पर फिर चर्चा करते हैं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आलोचना भी होती है। आलोचना क्या होती है कि आंदोलन विभिन्न कारणों से अपनी जो कह सकते हैं लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत लचीला आंदोलन है, इसके कोई स्पष्ट उस तरह से वो नहीं है। दूसरा, सदस्य राष्ट्रों में अक्सर आपस में क्या होता रहता है, मनमुटाव होता रहता है। तीसरा क्या है कि दोनों ही जो राष्ट्र हैं, इसमें जो सम्मिलित राष्ट्र हैं वो आर्थिक और सैनिक दृष्टि से कमज़ोर राष्ट्रों का ये संगठन है जो अपनी बातों को मनवा सके, इस तरह की उनमें कोई वो स्थिति नहीं है। और दूसरा ये भी है कि बहुत सारे इनके जो सदस्य राष्ट्र थे, चाहे वो क्यूबा हो चाहे बहुत सारे, वो किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष रूप से वो चाहे रूस या अमेरिका, सोवियत संघ या अमेरिका से जो है वो जुड़े रहे। इस कारण से भी ये इसकी भी आलोचना की जाती है। और इसी प्रकार से इसमें जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा असमानता वाले देश हैं, इनकी एक जैसी स्थिति नहीं, इसलिए भी इसका जो है विरोध किया जाता। तो अब बात आती है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इस आंदोलन की जो प्रासंगिकता है वो क्या है, क्या इसकी आज ज़रूरत है, क्या इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बेलग्रेड सम्मेलन जैसा हमने जाना कि
विभिन्न कारणों से हम ये जानते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन विभिन्न कारणों से आज बहुत चर्चा में रहा और कह सकते हैं बहुत लोकप्रियता इसने हासिल करी। बहुत सारे राष्ट्र इसके सदस्य होते चले गए। बहुत सारे राष्ट्रों ने दोनों महाशक्तियों से, कुछ सोवियत संघ से टूटे, कुछ अमेरिका से टूटे और वो इसमें सम्मिलित हो गए। लेकिन हमने ये देखा कि आज इसकी इतनी आवश्यकता, बहुत सारे लोगों को, विद्वानों का मानना है कि इसकी अब इतनी आवश्यकता नहीं है। और आवश्यकता क्यों नहीं है उसके लिए वो क्या कहते हैं कि इसमें हम ये देखते हैं क्योंकि एक तो ये अब दोनों ही गुट समाप्त हो गए हैं और दोनों ही गुट समाप्त होने के कारण अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए भी इसकी कहा जाता है कि इसको अब बंद कर देना चाहिए। दूसरा ये भी कहा जाता है कि अब क्योंकि जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं वो राष्ट्र किसी ठोस नतीजे या ठोस निर्णय लेने में वो सक्षम नहीं है, इसलिए भी इसकी क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी इतना कहा जा सकता है कि आज भी, क्योंकि हमने ये देखा जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ था 1961 में, तो तब इसका मुख्य फोकस था, मुख्य जो ध्यान था वो इस बात पर था कि गुटों से अलग, जो दोनों गुट हैं, महाशक्तियों से अलग कैसे रह करके अपना विकास किया जाए, गुटों से अलग कैसे रहना, उनकी गलत नीतियों का, उनके अस्त्र शस्त्रों की जो होड़ है, उनके द्वारा जो भी जिस प्रकार की कमियाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए जो खतरा उत्पन्न कर रही हैं, उनका विरोध कैसे किया जाए। लेकिन 1970 तक आते आते ये इसका फोकस बिंदु जो है या इसका केंद्र बिंदु जो है इसका वो आर्थिक कारण हो गए। अब इन्होंने ये 1970 के बाद ये मांग उठानी शुरू कर दी कि नहीं, जो विकसित राष्ट्र हैं वो विकासशील राष्ट्रों को के साथ न्याय संगत जो है उनको अवसर नहीं दे रहे हैं, व्यापार के अवसर नहीं दे रहे हैं, जिनके कारण उनका विकास नहीं हो पा रहा। उन्होंने इस तरह की मांग उठानी शुरू कर दी। फिर विभिन्न स्वाधीनता राष्ट्रों के लिए स्वतंत्रता के लिए उन्होंने मांग उठानी शुरू कर दी। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत जिस तरह से पिछले 2 सम्मेलनों में हमने से किनारा किया है, उससे ये लगता है कि भारत अब ये समझता है कि उसको अब इसकी उसके लिए अब इसकी प्रासंगिकता कम हो गई है। हालांकि यह देखना भी शेष रहेगा कि आगे इस संगठन के बारे में भारत के क्या विचार है।